दोस्तों नमस्कार। इंडिया ईयरबुक का जो चैप्टर नंबर आपका 3 हो रहा था, असल में 2.25 घंटे के आसपास वीडियो बन पाया, वो अपने आप स्टॉप हो गया था। तो अभी उसी चैप्टर का जो सेक्शन बाकी है उसको इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आपके मिलने भी हैं। बहुत ज़्यादा आपका वैल्यू एडिशन भी हमने किया है, आर्टिकल को रिलेट करके बताए जो इसमें आपका क्लियर कट नहीं दिए हुए थे। तो हम यहाँ मंत्रालय की बात कर रहे थे इसमें, और मंत्रालय आपका ये शायद 30 तक हो गया था उस वीडियो में। यानी खान मंत्रालय ये अलग है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो अल्पसंख्यक हैं, मिनोरिटीज़ हैं, उनके कल्याण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्थापित किया गया, जिनमें आपका कौन है, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं व ईसाई। ये 6 ऐसे समुदाय हैं जो अल्पसंख्यक माने जाते हैं भारत में। तो ये राज्य विशेष में इनका अलग अलग पोजीशन है, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो जम्मू कश्मीर में मुस्लिम क्या हैं, जो मुसलमान वो बहुसंख्यक हैं, जबकि वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो प्रत्येक राज्य में इनकी स्थिति अलग अलग है। चूँकि इन्वायरमेंट को बचाना प्रत्येक का यह परम कर्तव्य हो गया है, सबसे ज़्यादा खतरा है, तो उसी के लिए एक ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज किया जाए तथा ऐसे स्रोतों से ऊर्जा को उपलब्ध किया जाए ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। तो उसके लिए एक मंत्रालय बनाया गया है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय, अगला संसदीय कार्य मंत्रालय, उसके बाद कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। इसको समझ लीजिए, इसमें 3 विभाग हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसा पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछ लेगा, बताइए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या प्रशिक्षण विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको, तो ये 3 शब्द यहाँ हैं और 3 शब्दों से 3 मंत्रालय बनाए गए हैं। पहला यहाँ शब्द उठा लीजिए, कार्मिक। तो हम आपको बता रहे हैं कार्मिक है, तो कार्मिक को आपको प्रशिक्षण देना होगा। तो इसके साथ आपका बगैर का यानी कर्मचारियों, जो आपके सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको जब तक प्रशिक्षण अच्छे से नहीं प्रदान किया गया तब तक वो आपका अच्छे से कार्य नहीं कर सकते। तो इसी के साथ शब्द अपने आप ऐड हो आया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। दूसरा लोक शिकायत था, तो लोक शिकायत को दूर करने के लिए आपको प्रशासनिक सुधार करना होगा। तो दूसरा आपका जो विभाग है वो आपका कौन है, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ये दूसरा विभाग है। तो पहला विभाग कौन है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दूसरा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, और तीसरा आपका यहाँ शब्द आया पेंशन। तो पेंशन के 2 हैं, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग। पेंशन भोगी मतलब जिसको पेंशन मिल रही है, तो पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, ये आपके 3 इसके क्या हैं, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग। ये 3 विभाग बनाए गए हैं। मंत्रालय एक है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। तो इनमें 3 विभाग हैं। पहला हमने कहा, सब उठा लीजिए, कार्मिक, तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। दूसरा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। तीसरा पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग। ये 3 विभाग आपके इस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ये एक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ये वही मंत्रालय जिसके द्वारा प्रधानमंत्री एलपीजी जो उज्ज्वला गैस योजना है, इसी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अगला योजना मंत्रालय। योजना जो आपकी 5 ईयर पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जाती थी, उसके लिए जिम्मेदार योजना मंत्रालय होता था। लेकिन आपका योजना मंत्रालय अभी भी है आपका, तो इसमें क्योंकि ये 2020 की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो दिया है वो है, उसको हमें मानना है। तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे आया, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। पहले आपका योजना आयोग होता था, तो योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। तो इसको अंत करके 1 जनवरी 2015 को किसको लाया गया, नीति आयोग को लाया गया। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म भी ही होती है नीति आयोग, NITI फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
ट्रांसफार्मिंग इंडिया। एक प्रकार का नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में स्थापित किया गया। इससे प्री व मेंस में दोनों में क्वेश्चन बनता है, तो इसी में एक टॉपिक भी है, उसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इसके अध्यक्ष अभी बता दें प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें एक उपाध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष नरेंद्र मोदी साहब हैं, उपाध्यक्ष आप जानते ही हो कौन है, तो आप इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, उपाध्यक्ष और आपका सीईओ। उपाध्यक्ष से क्वेश्चन आपका पीछे 2018 में पूछा था। राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं, अमिताभ कांत जबकि इसके सीईओ हैं। तो इसकी संरचना क्या है, कैसे काम करता, तो इससे कौन से आपका पहले शुरू किया गया है योजना आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, तो आपके इम्पॉर्टेंट है। अगला बात कर लेते हैं विद्युत मंत्रालय। विद्युत मंत्रालय के बाद रेल मंत्रालय है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवेज यानी सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय है, जो आपका रोड्स का विकास करता है, मरम्मत करता है, मेंटेनेंस करता है, अनुरक्षण करता है, रिपेयरिंग करता है, वो इसके लिए यही जिम्मेदार है। अगला ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्रामीण विकास मंत्रालय आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। तो अगला कौन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके दो विभाग है, एक तो ग्रामीण विकास विभाग इसी नामे से, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। दूसरा जो जमीन लैंड होती है उसका रिकॉर्ड, उसके संबंध में जो आपका आधुनिकीकरण संबंधित जो कदम उठाए जाने हैं उसको एक विभाग है वो रखता है, यानी भूमि संसाधन विभाग। ये क्वेश्चन पूछ लेगा और पूछा जा चुका है। भूमि संसाधन विकास किसके अंतर्गत आता है, तो भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला आपका है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तीन आपके क्या हैं, तीन इसके विभाग हैं। तो पहला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नाम से ही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा विज्ञान उठाइए, लेकिन विज्ञान में लोग क्या करते हैं, रिसर्च अनुसंधान करते हैं। तो इसके लिए अनुसंधान अच्छा होता रहे, लेकिन अनुसंधान किस क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, तो इसके लिए आपको क्या बनाया गया, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग। और तीसरा बायोटेक्नोलॉजी, मानव क्षेत्र में आपका आप देखते हो जीनोम प्रोजेक्ट या अन्य प्रकार की आपका स्टेम सेल, इनका डेवलपमेंट होता। थ्री बेबी पेरेंट थी आपका, जो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो मानव के रोगों व नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होता, जो जीव जंतुओं संबंधित, उसी को बायोटेक्नोलॉजी विभाग हैंडल करता है। तो आपका कौन कौन इसमें हो गए, थ्री पेरेंट बेबी जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, तो थ्री पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी है, वो बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट माना जाता है। तो इसके विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तीन विभाग हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग पहला सेम है, दूसरा विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग है, तीसरा आपका बायोटेक्नोलॉजी विभाग इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का उसमें यूज होता है। तो आपका अगला देख लेते हैं, आपका पोत परिवहन मंत्रालय है, जो आपका अंतर्देशीय यानी नदियों, जैसे भारत है, भारत के अंदर बहुत सारी नदियाँ, इनमें जो जल परिवहन होता है या समुद्र के रास्ते होता है मेरीटाइम, इन सबको देखने का काम कौन करता है, पोत परिवहन मंत्रालय के द्वारा देखा जाता है। अगला कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कौशल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। तो इसको 2014 में स्थापित किया गया जब एनडीए सरकार आई। तो मेक इन इंडिया जैसे व कौशल विकास जैसे बहुत सारी स्कीम लेके आई। अगला है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये आपका काम का है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कहा जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ये आपके काम का है। इसमें आपके दो हैं, तो एक तो इसी नाम से विभाग है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये वाला आपका पूछा जाएगा। जो विकलांग या दिव्यांग होते हैं, तो आपके विकलांग या दिव्यांग हैं, तो इनका क्या करने की ज़रूरत होती है, तो आप ही जानते हो इनका क्या किया जाए, एम्पावरमेंट किया जाए, यानी सशक्त किया जाए। तो इसी के लिए बना दिया गया सशक्तिकरण। सशक्तिकरण यानी विकलांग या दिव्यांग, विकलांग के बजाय अब कौन शब्द यूज होता है, दिव्यांगजन। तो अगला विभाग जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता, उसी का नाम है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। ये आपका पूछा जा सकता है। अगला हम देख लेते हैं, अगला कौन है, तो अगला आपका है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसी के द्वारा आपको स्कीम जो एक शुरू की गई थी एमपी लैड्स, ये आपका चर्चा में 5 करोड़ रुपए जो हर एमपी
रिकमेंड करता खर्च करने के लिए। इसको आपको करंट वाले वीडियो में काफ़ी डिस्कस किए थे। तो यही मंत्रालय जिम्मेदार है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसी को कहा जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट है आपका इस्पात मंत्रालय है। इस्पात मंत्रालय स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो आपका है, तो आपका स्टील मिनिस्ट्री है। तो आपका इस्पात जो आपका, चूँकि लोहा हमारा आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवश्यक होता है, जितने भी उद्योग होते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल के रूप में यानी मशीनरी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला वस्त्र मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है। वस्त्र, टेक्सटाइल यानी जो वस्त्र हम लोग पहनते हैं। अगला पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है। अगला हमारे यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। भारत में बात करें तो अभी जनजातियों की बहुत ज़्यादा विविधता है। तो बहुत सारे ये नॉर्थ ईस्ट आपका पूर्वोत्तर जो है वो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी विशेषताओं से हर साल 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन आपका आईएएस प्रीलिम्स में, पीसीएस प्रीलिम्स में पूछ ही लिया जाता है। तो आप पेपर उठा के देखिएगा, हर साल आपका ऐसा कोई साल नहीं जाएगा जो नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन ना पूछा जाता रहा हो। तो इसमें काफ़ी अच्छा मैटर दिया गया प्रत्येक राज्य के बारे में। तो हम उसका भी इसी इंडिया ईयर बुक 2020 से डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका अगला पर्यटन मंत्रालय के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय हो गया। उसके बाद महिला और बाल विकास, महिला के साथ साथ उनके बच्चों का भी पालन पोषण होता रहे, तो बच्चा इसी में शामिल किया गया यानी बाल। तो इसीलिए महिला और बाल विकास मंत्रालय एक साथ लाया गया, इसको अलग अलग नहीं किया गया। महिला एवं बाल विकास को एक साथ लाया गया है। तो प्रत्येक मंत्रालय की स्थापना कब हुई, क्या इसमें जितना इंडिया ये बुक में होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आप पाओगे 2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शायद पूछा गया था। अगला युवा कार्यक्रम और आपका खेल मंत्रालय है। तो युवा कार्यक्रम में दो हैं, एक युवा कार्यक्रम विभाग है और दूसरा खेल विभाग है। युवा कार्यक्रम विभाग और दूसरा खेल मंत्रालय से खेल विभाग है। तो इसके द्वारा बहुत सारे पुरस्कार शुरू किए गए। उन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई, कैसे किया, तो एमपीपीसीएस में आप देखोगे इसी बार आपका हायरार्की आपका एक पूछा गया था। तो ये बुक आपके हर एग्जाम के लिए इंडिया के जितने पीसीएस होते, एसएससी, वनडे, टेट, सीटेट या अन्य कोई जहाँ जहाँ जीएस पूछा जाता, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसका डेटा रेलेवेंस होता है, आप इंटरव्यू में या मेंस में इन डेटा का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। अगला केंद्र सरकार के द्वारा इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, कई स्वतंत्र विभाग बनाए गए जो यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके अधीन होते हैं, लेकिन किसी मंत्रालय से संबद्ध नहीं होते। यहाँ आपका क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन आपका स्वतंत्र विभाग के अंतर्गत शामिल होता है। तो ये एक आपका परमाणु विभाग यानी एटॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ ये आपका एटॉमिक एनर्जी, परमाणु विभाग ये आपका परमाणु ऊर्जा विभाग आपका है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका है अंतरिक्ष विभाग, दूसरा कौन है, अंतरिक्ष विभाग यानी स्पेस डिपार्टमेंट। तो अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा ये दोनों किसके कंट्रोल में हैं, यानी पीएम के सुपरविजन में आपके कार्य करते हैं। तो ये स्वतंत्र विभाग है, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग। आगे देख लेते हैं, कुछ स्वतंत्र कार्यालय की स्थापना भी की गई है। इनमें से आपका है मंत्रिमंडलीय सचिवालय, इसी को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कहा जाता है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सचिवालय या मंत्रिमंडलीय सचिवालय कहा जाता है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय कहा जाता, ध्यान दीजिएगा, इसका जो सर्वोच्च पद होता है कैबिनेट आपका कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है, यानी कैबिनेट सेक्रेटरी सिविल सेवा का सर्वोच्च पद होता है। और अभी आपने ऊपर देखा वह सिविल सर्विसेज जो बोर्ड होता है उसका पदेन अध्यक्ष भी होता है, जिससे क्वेश्चन आईएएस 2014 या 15 प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ठीक, और एक आपका अगला है राष्ट्रपति सचिवालय, यानी आपका प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट होता है। तो राष्ट्रपति सचिवालय की भी आपका इस स्वतंत्र कार्यालय के रूप में काम करता है, राष्ट्रपति सचिवालय या प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट इसी को कहा जाता है। तो राष्ट्रपति सचिवालय है। और राष्ट्रपति सचिवालय के बाद पीएमओ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीएमओ आपका
इसी को पीएमओ कहा जाता, प्रधानमंत्री कार्यालय कहा जाता, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहा जाता। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले ये आपका 1947 में इसका गठन हो गया था, लेकिन पीएमओ के नाम से इसे नहीं जाना जाता था, इसे प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार 1977 में आती, 1977 में आती है, तो इसको पीएमओ के रूप में प्रधानमंत्री ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में इसका गठन किया जाता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो, ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं होता, इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। ये क्वेश्चन आप 2019 के पीसीएस प्रीलिम्स में 2 स्टेटमेंट देख के पूछा गया था, यानी इसका गठन 1977 में हुआ और इसका जो वहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी लिखा हुआ था वो स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि इसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव जो होता है वो आपका इसका अध्यक्ष होता है। प्रमोद कुमार मिश्रा इस समय इसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए। इसके पहले नृपेंद्र मिश्रा थे, उसके बाद इस समय कौन है, प्रमोद कुमार पीएमओ के क्या हैं, प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये इससे पीएमओ से क्वेश्चन इस बार पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। अगला नीति आयोग है, और नीति आयोग के बारे में आपको बताई दिए, इसको योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। गठन कब हुआ, 1 जनवरी और आपका 2015 में, 1 जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया है। आगे देख लेते हैं आपका रासायनिक शस्त्र संधि राष्ट्रीय प्राधिकरण, नेशनल अथॉरिटी या नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर केमिकल वेपन्स ट्रीटी। तो ये रासायनिक शस्त्रों यानी हथियार जो होते हैं उनके विकास, उत्पादन, भंडारण और प्रयोग, जो आपके रासायनिक आपके केमिकल आपके 2 प्रकार होते हैं। एक जैविक हथियार, जैसे वायरस को मान लो कोई मानव निर्मित बना करके भेज दिया जाए तो जैविक हथियार होगा। रासायनिक का हथियार का मतलब हुआ जैसे आपका मिसाइलें हो गई, तो गोला बारूद, ये सब आपके रासायनिक हथियार के अंतर्गत आते हैं। तो रासायनिक हथियार का उत्पादन, विकास, भंडारण, इकट्ठा करके रखना, उनका उत्पादन करना, विकास करना, अच्छे क्वालिटी के लाना, प्रयोग करना, इसके पर एक समझौता, एक बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो रासायनिक शस्त्रों हथियार के उत्पादन, भंडारण, प्रयोग और उनके पूर्ववर्ती स्वरूपों पर आप प्रतिबंध लगाती है। किसी भी हालत में रासायनिक हथियारों का ना तो उत्पादन किया जाना चाहिए, ना भंडारण और प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये संधि लागू कब हुई, तो ये संधि से क्वेश्चन बन सकता है 1997 में लागू हुई, और मार्च 2016 तक इसमें कितने लोगों ने इसका समर्थन अथवा हस्ताक्षर कर दिया है, तो मार्च 2016 तक 192 सदस्य देशों ने इस पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। तो ये संधि ध्यान दीजिएगा, ये कब से लागू हुआ है, रासायनिक शस्त्र संधि हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण। तो इसके लिए आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हमने बताया, इसी को CWC कहा जाता है, इसी को CWC कहा जाता। और यहाँ से क्वेश्चन आपके IAS 2016 या 16 में शायद पूछा गया था, 16 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ये 1997 से लागू हो गई। मार्च 2016 तक कितने 192 देशों ने इस संधि का समर्थन या इस पर हस्ताक्षर किया है। इसका आपका जो मेन आपका है, तो इसका द हेग आपका नीदरलैंड में आपका एक स्थान है, द हेग नीदरलैंड की राजधानी है। तो स्थिर रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध संगठन आपका है OCWC इसी को कहा जाता ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका इसी रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए OCWC को स्थापित किया गया। इस प्रकार OCWC एक आपकी बहुराष्ट्रीय संगठन है, और OCWC को 2013 में, ध्यान दीजिएगा, 2013 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो इसलिए ये आपका OCWC आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस संधि के प्रावधानों के पालन और देश में इस संधि से जुड़े सभी विषयों पर रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध संगठन
यानी OCWC एवं अन्य सभी सहमत देशों से प्रभावपूर्ण तरीके से संपर्क बनाए रखने के लिए केंद्र के रूप में मंत्रिमंडलीय सचिवालय जो है, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार के तत्वाधान में रासायनिक शस्त्र संधि हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण का कार्यालय बनाया गया। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कि रासायनिक शस्त्र संधि हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण का कार्यालय किसे बनाया गया है, तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को बनाया गया, आपका कैबिनेट सचिवालय को बनाया गया है। कैबिनेट सचिवालय या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को बनाया गया। क्वेश्चन सीधे यहीं से बना आपका पुटअप कर लिया जाएगा। तो आपको लगेगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा, कहाँ से नहीं पूछा, वो इंडिया ईयरबुक से पूछा। संसद द्वारा वर्ष 2000 में पारित रासायनिक शस्त्र अधिनियम। अगला पॉइंट यही है कि आपका रासायनिक शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया, तो संसद के द्वारा 2000 ईस्वी में पारित किया गया। और 2000 ईस्वी में पारित किया गया, लेकिन ये लागू कब हुआ है, 2005 में इसको लागू कर दिया गया। ये केम इनटू फोर्स प्रभाव में आ गया। भारत 41 सदस्यीय OCWC का कार्यकारी समिति के 4 अनिर्वाचित सदस्यों में से एक है, यानी इनका निर्वाचन नहीं होता, ये परमानेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये 41 सदस्य हैं 41 OCWC के, इनमें से भारत भी एक आपका 41 अनिर्वाचित सदस्यों में से एक है, यानी भारत का चुनाव नहीं होगा। OCWC के एडवाइजरी बॉडी, ध्यान दीजिएगा, OCWC के एडवाइजरी बॉडी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, द कॉन्फिडेंशियलिटी कमीशन, नेटवर्क कमेटी ऑन असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन, साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी तथा अभी हाल ही में एक गठित की गई है एडवाइजरी बॉडी ऑन एजुकेशन एंड आउटरीच ऑफ OCWC में भारतीय प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ ये 2-3 का नाम लिया गया, इन सब में भारत है, तो किसमें क्वेश्चन बना देगा कि भारत किसमें प्रतिनिधित्व करता है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपके सबके पार्ट किसके हैं, OCWC का पार्ट है, जो रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, 1997 में स्थापित हुआ है। द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स मुख्यालय है। भारत इसमें कैबिनेट सचिवालय इसका पार्टिसिपेट यानी इसका कार्यालय के रूप में कार्य करता है। भारत में रासायनिक शस्त्र अधिनियम 2000 में बनाया गया और 2005 में लागू कर दिया गया। भारत 41 सदस्यीय OCWC की जो कार्यकारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनके 4 अनिर्वाचित सदस्य में से उनमें 41 में 4 ऐसे होते जो जिनका चुनाव नहीं होता, अनिर्वाचित होते, उनमें भी भारत को भी शामिल किया गया है। OCWC की आपकी यहाँ आपका एक आपका देखो कई आपकी बताई गई, तो इसमें एडवाइजरी बॉडी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है, यानी ABAF, ध्यान दीजिएगा, एक आपकी हो गई A, यहाँ ये ABAF। अब आप से याद रखिएगा एडवाइजरी बॉडी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, ABAF। अब आप से याद रखिएगा एबाफ का भारत शामिल है, एबाफ में भारत शामिल है, यानी एडवाइजरी बॉडी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, और दूसरी है द कॉन्फिडेंशियलिटी कमीशन। तो अब पहला आपका कौन हो गया, एबाफ हो गया। तो आपका भारत किसमें प्रतिनिधित्व करता है, एबाफ में भी करता। दूसरा द कॉन्फिडेंशियलिटी कमीशन, द कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता परिचायक, यानी प्रत्यायक इसी को कहा जाता। प्रत्यायक का मतलब विश्वास बनाए रखने के लिए। कॉन्फिडेंशियलिटी कमीशन, कॉन्फिडेंशियलिटी कमीशन का भी भारत प्रतिनिधित्व करता है। तो ये 2 हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी कमीशन। और तीसरा आपका कहा गया नेटवर्क कमेटी ऑन असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन। तीसरा आपका कौन है, तो तीसरा ये आपका यहाँ बताया गया नेटवर्क कमेटी ऑन असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन। तो पहला आपका अबाफ हो गया, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी कमीशन हो गया, CCC हो गया। अगला आपका कौन हो गया, तो ये नेटवर्क कमेटी ऑन
असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन, यानी एनसीएपी नेटवर्क कमेटी ऑन असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन, एनसीएपी हो गई, इसका भी प्रतिनिधित्व करता है। अगला साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी, साफ से याद रखिएगा, साफ यानी सांप नहीं, साफ। और अगला सबसे लास्ट वाला, तो आपका किन किन में भारत प्रतिनिधित्व करता है, तो चार तो आपकी ये बता दिए हैं, तो चारों बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए। आपका ABAF हो गया, दूसरा आपका कॉन्फिडेंशियलिटी कमीशन हो गया, तीसरा नेटवर्क कमेटी ऑन असिस्टेंस एंड आपका प्रोटेक्शन हो गया, और इसकी फुल फॉर्म जानते हो, एडवाइजरी बॉडी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। अगला है साफ, और साफ का मतलब क्या है, साइंटिफिक एडवाइजरी साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी साफ हो गया। साफ के बाद फिर अगला हाल ही में सबसे लेटेस्ट जो बनाई गई ABEO, इसी को कहा जाता, आपका क्या कहा जाता, ABEO कहा जाता, ABEO कहा जाता। ABEO की फुल फॉर्म है एडवाइजरी बॉडी ऑन एजुकेशन एंड आउटरीच, एजुकेशन के लिए। तो एडवाइजरी बॉडी ऑन एजुकेशन एंड आउटरीच आप OCWC में भारतीय प्रतिनिधित्व करता है। तो OCWC, अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं, OCWC में कौन हो गया, तो आपको बताए NBAF, नवाब हो गया, यही आपका पहला था। आपका बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, आपका पहला आपका नवाब था ना, NBAF था, अगला आपका CCC था, अगला SAB था, SAB यानी साहब था। तो उसके बाद अगला देख लेते हैं, अगला कौन था, तो अगला आपका था ABAF था, ये ABAF था, अबाब था, नवाब नहीं, ABAF था, CCC था, CCC था, SAB था, और SAB के बाद आपको अगला कौन बताए थे, तो अगला आपका बताए थे अगला एक था आपका, ध्यान दीजिएगा, ABEO, सबसे लास्ट में ये सृजित किया गया, ठीक, ये सबसे आपका लास्ट में सृजित किया गया है। अगला आपका था NCCP, इतने आपके प्रतिनिधित्व भारत करता है। तो एक बार फिर से हर एक की फुल फॉर्म बता देते हैं। इसकी है एडवाइजरी बॉडी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, इसकी है कॉन्फिडेंशियलिटी कमीशन, इसकी आपकी है फुल फॉर्म आपकी बताए थे क्या फुल फॉर्म थी, साइंटिफिक, कहाँ गया, हाँ, सब का आपका फुल फॉर्म था, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी। तो साहब की फुल फॉर्म क्या थी, साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी थी। उसके बाद फिर आपका अगला था आपका नेशनल कमेटी ऑन असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन, NCAP, नेशनल कमेटी ऑन असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन, NCAP करते हो, हमारा AP आप नाम से ध्यान रख सकते हो, तो NCAP। उसके बाद फिर आपका सबसे लास्ट वाला आपको बताए ABEO का फुल फॉर्म क्या है, तो आपके एडवाइजरी बॉडी ऑन एजुकेशन एंड आउटरीच सबसे बाद में सृजित की गई। इन सब में भारत क्या करता, प्रतिनिधित्व करता है। काफ़ी आपको लग रहा होगा ये आपका क्या आपका कठिन काम, लेकिन IAS में आपका ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें किन में इसी में बना देगा, किन में भारत प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से लगेगा कहाँ से पूछ लिया, तो बहुत आसान है। अब आप पहला आपको बताए, अब आप से याद रखना है। दूसरा आपको बताए, अब आपके बाद आपका साफ से याद रखना, साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी आपको इससे याद रख सकते हो।
सवाब के साथ आपको अगला बताए थे एनसीसी से एनसीसी याद रखिए, फिर आपका एपी याद रखिए, एनसीसी एपी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला बताए थे कौन, ए बी ई ओ, और सबसे लास्ट में है सी सी यानी कॉन्फिडेंशियलिटी कमीशन। एक बार फुल फॉर्म सबकी देख लेते हैं। एडवाइजरी बॉडी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, और साहब की फुल फॉर्म है साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी। एनसी की फुल फॉर्म है नेशनल कमेटी ऑन असिस्टेंस, नेशनल कमेटी ऑन असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन। और उसके बाद आपका ABO की फुल फॉर्म क्या है, तो आपका एडवाइजरी बॉडी ऑन एजुकेशन एंड आउटरीच, और CC की है कॉन्फिडेंशियलिटी कमीशन। ये सभी किसका पार्ट है आपको बताए थे, यानी किसका, OCWC का ये पार्ट है। इस संधि के प्रावधानों के अनुपालन में भारत OCWC और सभी सदस्यों के साथ सक्रिय सहयोग भी करता है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला लोक शिकायत के लिए अलग से एक आपका चूँकि विभाग की ज़रूरत हुई तो 1988 में ये आपका यहाँ सन लिखा है 1988 में, ध्यान दीजिएगा, इसका गठन किया गया है लोक शिकायत निदेशालय। लोक शिकायत निदेशालय है, विभाग नहीं, लोक शिकायत निदेशालय। तो पूछा जा सकता लोक शिकायत निदेशालय का गठन कब किया गया, तो लोक शिकायत निदेशालय का गठन कब किया गया, आप जान चुके हो 1988 में। 1988 में इसका गठन किया गया है। आगे जान लेते हैं, तो उसमें वही है कि आप शिकायत करते हो तो आपका 30 दिन के अंदर रिप्लाई होना चाहिए, जवाब आपको मिल जाना चाहिए। अगला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसको हम समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसी को कहा जाता। तो इसके पहले भी 1999 में एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना होती है। फिर होता क्या, 2001 में ही गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप आ जाते हैं। तो उसी के बाद फिर राष्ट्रीय प्राथमिकता आपदा प्रबंधन के रूप में सामने उभर कर आती कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए ताकि आपदा, कोई आकस्मिक आपदा आती है तो उससे निपटा जा सके। और फिर होता क्या है कि 2005 में, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पारित किया जाता और गृह मंत्रालय के अधीन क्या किया जाता है, NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाता, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो इसी प्रकार की व्यवस्था क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये आपका नेशनल लेवल पे है, अध्यक्षता इसकी कौन करते, PM। इसी प्रकार नीचे आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य, प्रत्येक राज्यों में ऐसी व्यवस्था है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता CM मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती। इसी प्रकार आपका जिले स्तर पे भी है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी वहाँ पर होगी और इसकी अध्यक्षता DM साहब करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं। तो ये आपका त्रिस्तरीय व्यवस्था आपदा प्रबंधन के लिए अपनाई गई है। ये आपका बात 2005 में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लाया गया उसी में बात की गई है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत के लिए समय समय पर प्रयास किए जाते रहें और इसी में जो अच्छा काम करता है उसको प्रधानमंत्री पुरस्कार भी दिया जाता। हर साल आप जानते हो 21 अप्रैल, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, सिविल सेवा डे मनाया जाता। इसी में आपका लोक प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्टता जो एक्सीलेंट कार्य करता है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर पुरस्कार से भी उसे प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा जाता है। ये पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है, 2007 में की गई है। 2007 में ये आपकी की गई। इसमें 3 आपके यानी कैटेगरी की गई हैं, 3 कैटेगरी की गई हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला तो क्वेश्चन यही 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता। दूसरा, लोक प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कब से, 2007 में। और कितनी कैटेगरी हैं, 3 कैटेगरी हैं
3 कैटेगरी में कोई व्यक्तिगत स्तर पे कोई प्रयास करता है तो पहली आपकी इंडिविजुअल हो गई, दूसरी कलेक्टिवली सामूहिक स्तर पे कोई प्रयास करता है तो उसमें के लिए, और तीसरा विभागीय यानी आपका डिपार्टमेंटल, विभाग के हिसाब पूरा विभाग मिलजुल के काम करता। तो 3 कैटेगरी हैं और 3 कैटेगरी के अंतर्गत टोटल 67 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कितने? 67 पुरस्कार हर साल ये प्रदान किए जाते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यही आपका अब प्रश्न ये है कि हमने अभी कहा कि हर साल 21 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता, तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को इसी दिन पहले बैच के IAS प्रोबेशनर अधिकारियों को हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिल्ली के मेटकाफ ऑफिस में संबोधित किया गया था। इसलिए हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता और दिल्ली के विज्ञान भवन में मनाया जाता है। यहाँ देखिएगा, और 2006 से ये आपका प्रोसेस शुरू हुआ और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा लोक प्रशासन में जो उत्कृष्टता कार्य करता है उसे प्रधानमंत्री पुरस्कार भी दिए जाते हैं। वार्षिक स्तर पर इसका आयोजन होता है। अगला गवर्नेंस पे जो राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, हर साल होता है, तो ये प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी दोनों मिल करके एक आपका, क्योंकि गवर्नेंस से बगैर उसके कुछ होगा ही नहीं, और शासन है तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दोनों मिल करके कब से 1997 से ई गवर्नेंस पर नेशनल यानी कॉन्फ्रेंस करते हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करते आ रहे हैं। तो इनमें कई विशेषज्ञों को बुलाया जाता, फिर उनसे बुद्धिजीवियों का, वो सब वरिष्ठ आपके सीनियर मोस्ट आपके इसमें पर्सनालिटी होते हैं, अपना आकर के इसमें बताते हैं। जो अच्छा काम करता है उसके लिए इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। तो इसमें गोल्ड और रजत आपका पुरस्कार दिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका 2 लाख आपके उसके लिए है गोल्ड के लिए, और 1 लाख रुपये आपके किसके लिए है? आपके रजत के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अगला आपका इसमें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट आपका, तो ये आपका इसमें आपका कुछ खास नहीं आपके एग्जाम के लिए, तो इसमें आपका कुछ पूछा नहीं जाएगा। अगला देख लेते ई ऑफिस प्रोजेक्ट आपका। ई ऑफिस ये पूछा जा सकता है, डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है। इसे मिशन मोड के रूप में इसे शुरू किया गया है। उद्देश्य वही है इसे कि ई ऑफिस के माध्यम से प्रशासनिक सुधार होगा और लोक शिकायत विभाग, समझिएगा, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने ई ऑफिस को शुरू किया। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि ई ऑफिस प्रोजेक्ट किसका है? डिजिटल इंडिया का तो पार्ट है, लेकिन आपका इसके लिए कार्यान्वयन के लिए, इम्प्लीमेंट के लिए कौन विभाग जिम्मेदार है? तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग जिम्मेदार है। इसका क्या करता है? तो कार्य प्रवाह तथा नियम आधारित फाइल रूटिंग, फाइलों तथा कार्यालय आदेश को तुरंत खोज तथा पुनः प्राप्ति, डिजिटल हस्ताक्षर, फॉर्म, रिपोर्टिंग इत्यादि के संबंध में वृद्धि करना इसका मुख्य मकसद या उद्देश्य है। तो आपको ये आप क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं जो काम का है। अब इधर आपकी ये आपका कोई इसमें काम का नहीं है। हाँ, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इसमें आपका मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की गई, तो इसमें भी आपका काम का नहीं है। आगे देख लेते हैं, ये भी आपका राष्ट्रमंडल लोक प्रशासन एवं प्रबंधन केंद्र के साथ सहयोग, ये भी आपका काम का नहीं है। कोई कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग प्रशिक्षण देने का काम करता है, इंटरव्यू ये सभी UPSC, उसके बारे में इसमें चर्चा यहाँ की गई है, तो ये भी आपका काम का नहीं है। काम का आपका यहाँ ये है ARC, तो 2 ARC हैं। ये सेकंड ARC का गठन कब होता है? ये आपकी 2005 में सेकंड ARC का गठन किया जाता है। इसी को प्रशासनिक सुधार आयोग कहा जाता है, यानी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कहा जाता। 2005 में इसका क्या किया गया? गठन किया गया, और इसका जन प्रशासनिक तंत्र की जांच के तौर पर इसे जाना गया, और 15 रिपोर्ट इन्होंने सौंपी थी
ये आपकी एक बुक है, उसको पढ़ना चाहिए सबको। उसके आपकी मेंस में इनकी सूचनाओं को आप लिख सकते हो। तो इनमें आपका पहला पॉइंट ये सूचना का अधिकार, कुशल प्रशासन की कुंजी। सूचना का अधिकार आप देखते हो 2005 में सूचना के अधिकार को एक अधिनियम के रूप में पारित किया गया और सूचना प्राप्त करना भारत के सभी लोगों का क्या है, अधिकार है। तो कहा गया सूचना का अधिकार कुशल प्रशासन की कुंजी पहला है। दूसरा अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, यहाँ देखिएगा अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल इंटाइटलमेंट्स एंड गवर्नेंस। एक केस स्टडी इसी पे की गई कि ह्यूमन कैपिटल को अनलॉक कैसे किया जाए। अनलॉक का मतलब सब ह्यूमन कैपिटल कैसे, मानव पूंजी जो है उसको कैसे इंटाइटलमेंट्स किया जाए और वो भी गवर्नेंस के साथ। क्राइसिस मैनेजमेंट फ्रॉम डिस्पेयर टू होप है। अगला है एथिक्स इन गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस में एथिक्स को कैसे लागू किया जाए, ये वर्तमान समय की मांग भी है। मेंस के ज़्यादा पॉइंट है। पब्लिक ऑर्डर, जस्टिस फॉर ईच, पीस फॉर ऑल। अगला है लोकल गवर्नेंस, यानी लोकल स्तर पे जो आपका, इसी में आप देखोगे आपका जो ग्राम पंचायतें हैं, शहरी स्वशासन है, उसको कैसे इनहेंस किया जाए, लोकल गवर्नेंस। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, फ्रिक्शन टू फ्यूजन किया जाए। अगला कम्बेटिंग टेररिज्म है। सोशल कैपिटल है, ये शेयर डेस्टिनी। अगला है आपका, यहाँ देखिएगा रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्केलिंग न्यू हाइट्स। 11वें नंबर पे प्रमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे फॉरवर्ड। 12वां है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नागरिक केंद्रित कैसे प्रशासन को लागू किया जाए। अगला है आपका 13 नंबर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 14 स्ट्रेंथिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथ किया जाए, उसकी इसमें बात की गई है। और सबसे लास्ट है आपका राज्य तथा जिला प्रशासन। केंद्र सरकार ने 15 रिपोर्टों में से, 15 रिपोर्टें हैं, 14 रिपोर्टों पर विचार किया है और दूसरी जो ARC की सिफारिशें है इसको केंद्र सरकार लागू कर रही है। इन्हीं में से हमने कहा एक सूचना का अधिकार है, तो ये कब 2005 में आपका सूचना के अधिकार को लागू किया गया। एक आपका था जन प्रहरी संगठन, ध्यान दीजिएगा, जन प्रहरी संगठन, इसके प्रयासों पर एक NGO था, इसी NGO के अथक प्रयासों पर सूचना के अधिकार को क्या किया गया, लागू किया गया था और 2005 में इसे एक कानून बना दिया गया, अधिनियम के, यानी पार्लियामेंट ने कानून बना दिया। तो ये इस बार का PCS का पेपर 2019 का जरा उठा के देखिएगा, सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था। तो नागरिकों को सशक्त बनाने, यहाँ देखिएगा लिखा है नागरिकों को सशक्त बनाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने, सरकार की प्रणाली को जवाबदेह बनाने, भ्रष्टाचार रोकने, वास्तविक लोकतंत्र के अर्थों में लोगों के लिए कार्य करने के विचार में क्या क्या है समझिएगा। आपको जब मेंस का आंसर लिख रहे हो सूचना अधिकार अधिनियम इंट्रोडक्शन लिखना हो तो इन्हीं लाइनों से शुरू कर सकते हो कि नागरिकों को सशक्त बनाने, पारदर्शिता को बढ़ाने, नागरिकों को सशक्त बनाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने, सरकार की प्रणाली को जवाबदेह बनाने, भ्रष्टाचार को रोकने तथा वास्तविक लोकतंत्र के अर्थों में लोगों के लिए कार्य करने के विचार से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया है। अधिनियम का उद्देश्य सूचना से लैस नागरिक तैयार करना है, तथा हर एक व्यक्ति के पास सूचना होनी चाहिए जो शासन के विभिन्न अंगों पर आवश्यक सतर्कता बनाने के लिए बेहतर तरीके से सक्षम होंगे और शासन के प्रति सरकार को जवाबदेह बनाया जाएगा। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है। अधिनियम सभी नागरिकों को किसी भी प्राधिकरण, कोई भी आपका प्राधिकरण है, कोई भी आपका कार्यालय, मंत्रालय, विभाग, कुछ भी हो सकता है, या निकाय या स्वशासित संस्था या संविधान द्वारा या संविधान के अंतर्गत गठित सरकार, संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा निमित्त कानून कोई है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश को रोकने पर सूचना पाने का अधिकार देता है। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के मालिकाना हक वाली नियंत्रण एवं पर्याप्त वित्त पोषित संस्थाएं तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पोषित गैर सरकारी संगठन भी लोक प्राधिकार की परिभाषा में आते हैं, अधिकार में शामिल हैं, यानी जो आपका लोक प्राधिकार में वो भी आते हैं। कार्य निरीक्षण, प्रालेख, रिकॉर्ड, नोट लेना, प्रालेखों या रिकॉर्ड का सार या
प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना, लोक प्राधिकार या लोक प्राधिकार नियंत्रक द्वारा रोकी गई सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। जो भी सरकार के किसी कार्यालय से सूचना चाहता है, ध्यान दीजिएगा, तो उसे कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को एक अनुरोध करना पड़ता है। अनुरोध में केवल सूचना और जिस पते पर सूचना मांगी गई है उसे दर्शाना होता है कि हमको सूचना चाहिए। अनुरोध डाक के द्वारा या व्यक्तिगत माध्यम से भी किया जा सकता है। आप सीधे जा कर के मांग सकते हो या डाक के द्वारा भी मंगा सकते हो। यह अनुरोध हिंदी या अंग्रेजी या जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें किया जा सकता है, और ईमेल के जरिए भी इसको भेजा जा सकता है अनुरोध। यदि आवेदक को 30 दिनों के भीतर, ध्यान दीजिएगा, 30 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती या वह उत्तर से संतुष्ट नहीं होता, 30 दिन के अंदर उत्तर भी दिया गया लेकिन सेटिस्फाई नहीं है या सूचना नहीं दी गई, तो वह 30 दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अपीलीय अधिकारी के पास, जो जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ होता है, यानी एक होता है जन सूचना अधिकारी और जन सूचना अधिकारी के ऊपर होता है एक अपीलीय अधिकारी। एक जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ होता है तो आपका अपीलीय अधिकारी के पास हुआ क्या होता, अपील कर सकता। अपील प्राप्त करने के बाद 30 दिनों के भीतर निर्णय लेना होता है। अगर आपने अपील किया तो पहला जन सूचना अधिकारी आपको 30 दिनों के अंदर सूचना देगा, जो भी सूचना मांगे हो। अगर सूचना आप जो मांगे सेटिस्फाई हो गए तो अच्छी बात, नहीं सेटिस्फाई हुए, ये आपको लगता है कि जन सूचना अधिकारी ने बेवकूफ़ बनाया, ये सूचना आपको सही उपलब्ध नहीं कराया, तो इससे वरिष्ठ एक होता है अपीलीय अधिकारी। तो अपीलीय अधिकारी पर आप अपील कर सकते हो, 30 दिनों के भीतर उसे निर्णय लेना होता है। यदि अपीलीय अधिकारी के जवाब से भी आवेदक आप संतुष्ट नहीं हो तो आप कहाँ पहुँचोगे, तो यहाँ देखिएगा, तो आपको 90 दिनों के भीतर केंद्रीय सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के पास दूसरी अपील कर सकते हो। अब सीधे आपका जो CIC है, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, या स्टेट IC है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग है, इनके पास दूसरी अपील आप 90 दिनों के अंदर करोगे। कितने दिनों में कर सकते हो, 90 दिनों के अंदर दूसरी अपील कर सकते हो। केंद्रीय सूचना आयुक्त केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि और केंद्र शासित प्रदेशों, यानी जो इस पे सेंट्रल का कंट्रोल है, उससे संबंधित आपकी क्या करता है, यानी अपील स्वीकार करता है। केंद्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग अधिनियम द्वारा सृजित उच्चाधिकार प्राप्त संस्थाएं हैं। इन आयोगों को चूक करने वाले जन सूचना अधिकारियों पर दंड लगाने का भी क्या है, अब नीचे के जो आपका अपीलीय अधिकारी था, जन सूचना अधिकारी था, अगर उसने हेर फेर की तो उस पर दंड भी आरोपित किया जा सकता है। यह न केवल केंद्र, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों के लिए लागू, बल्कि सरकारी अनुदान पाने वालों पर भी लागू होता है। जो भी सरकारी अनुदान पर संस्थाएं उन पर भी लागू होता है। इस अधिनियम के तहत सूचना तक पहुंच व्यापक होती है तथा छूट न्यूनतम होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम ने सरकार के कार्य प्रणाली में गोपनीयता की संस्कृति को क्या किया, समाप्त किया है, खुलापन आया है और पारदर्शिता की संस्कृति में बदल दिया है। तो ये आपका था जो सूचना अधिकार अधिनियम, काफ़ी डिटेल में हो गया, वो आप जान ही गए कैसे कैसे सूचना आपको मांगनी है, आपके लिए इसको पता भी होना चाहिए। अब राजभाषा अधिनियम की कहानी समझ लेते हैं। राजभाषा अधिनियम का उल्लेख एक तो 343 आर्टिकल है जिसमें राजभाषा के संबंध में चर्चा की गई। तो इसके कई पार्ट हैं, कई इसमें पार्ट हैं। 343(1), 343 आपका 2 और अगला है 343(3). तो बारी बारी से प्रत्येक की हम चर्चा कर लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में केंद्र की राजभाषा होगी। जो हमारी हिंदी है और देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है, जैसे हम जो लिख रहे हैं देवनागरी लिपि है, तो हमारी जो हिंदी है, और ये हिंदी कौन वाली, देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है आपकी ऑफिशियल क्या होगी, राजभाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ध्यान रखिएगा, राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा नहीं, नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल। तो ये आपकी 343(a) में की गई। 343(2) में कहा गया शासकीय कार्य में अंग्रेजी के उपयोग को, अंग्रेजी शासकीय जो आपके गवर्नेंस के काम है, तो शासकीय कार्य में ऑफिशियल वर्क में अंग्रेजी के उपयोग को संविधान लागू होने के बाद से यानी 25 जनवरी 1965 तक जारी रखने का प्रावधान
किया गया था। तो ये आपका 343(2) में बात की गई। 343(3) में क्या बात फिर की गई? 343 ये आपका 3 है, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग को 25 जनवरी 1965 के बाद भी जारी रख सकता है। आप देखोगे जब 1965 समय बीत रहा था तो भारत ने चाहा कि आपका जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा का मान्यता दर्जा दे दिया जाए, लेकिन साउथ के आप राज्य देखते हो जो आपके तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक अंग्रेजी को लेकर वहाँ आंदोलन शुरू हो गया। फिर आपको संसद को संशोधन करना पड़ा और उसी के बाद संसद यानी जो राजभाषा अधिनियम 1963 था, आप देखोगे 65 में यह आंदोलन शुरू हुआ तो 1967 में इसमें परिवर्तन किया जाता है। राजभाषा अधिनियम 1963 में 1967 में परिवर्तन होता और यह व्यवस्था की गई कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी सरकारी कामकाज के लिए 25 जनवरी 1965 के बाद भी जारी रहेगी, यानी अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। अधिनियम में ये भी व्यवस्था की गई कि कुछ विशेष कार्यों जैसे प्रस्ताव, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, विज्ञप्ति, प्रशासकीय तथा अन्य रिपोर्ट, लाइसेंस, परमिट, ठेकों आदि में हिंदी व अंग्रेजी दोनों का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाना होगा, ताकि आपका अधिकांश लोग जो हिंदी ज़्यादा बोलते हैं अंग्रेजी वो समझ सकें। राजभाषा के विषय में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए और संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1975, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1975 में गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग का क्या किया जाता है। तो जो राजभाषा विभाग आपको बताए थे ये आपका हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 1975 में स्थापित किया जाता। तब से ये विभाग हिंदी के व्यवसाय के विनियोजन यानी नियम 1961 के लिए हिंदी के प्रगतिशील उपयोग में तेजी लाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसके कार्य क्या है? तो संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रगतिशील प्रोग्रेसिव बनाया जाए, तो इसके प्रशासनिक शब्दावलियों पर, पाठ्यक्रम पर, पाठ्यपुस्तक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और मानकीकृत लिपि के साथ शामिल करने के लिए केंद्रीय हिंदी समिति और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो आदि के आवश्यक मामले इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इसमें आपका कई हैं, तो आपके नीचे के आपका इसमें कोई काम का नहीं है, जितना काम का था हमने आपको बता दिए हैं। वार्षिक कार्यक्रम में आपका इसमें भी कुछ आपका काम का है नहीं। केंद्रीय हिंदी समिति ये आपके काम का है, इसका हम जान लेते हैं केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब होता है। और राजभाषा आयोग जो विभाग वो 1975 बनता है, 75 में गठित किया जाता, लेकिन केंद्रीय हिंदी सेंट्रल हिंदी कमेटी का गठन 1967 में होता। इम्पॉर्टेंट क्यों, आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। यह नीति निर्माण की सर्वोच्च संस्था है जो राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के बारे में दिशा निर्देश जारी करती है। राजभाषा पर संसद समिति का गठन यानी राजभाषा पर संसद में एक कमेटी भी बनाई गई। तो ये भी पूछा जा सकता राजभाषा पर इसी को पलट दो जो 67 था, तो राजभाषा पर संसद समिति का गठन से भी पूछा जा सकता संसद समिति का गठन कब होता है। तो संसद समिति का गठन 1976 में किया जाता है। इसका गठन सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करना और इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपने के लिए कहा गया। फिर कई इसमें पुरस्कारों की बात की गई। अगला जो काम का है अंतर्राज्यीय परिषद है। आर्टिकल 263 में कहा गया अगर 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उन विवादों का समाधान करने के लिए क्या किया जाएगा, आर्टिकल 263 के अंतर्गत यानी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। और सबसे जानकर आपको ये आपका आश्चर्य होगा कि इसके भी अध्यक्ष आपके कौन होते हैं, प्रधानमंत्री पीएम साहब इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये 1963 में आपका अनुच्छेद 263 में बात की गई थी, लेकिन पहली बार
जो ध्यान दीजिएगा, पहली बार जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया तो ये 1983 में एक आयोग का गठन किया जाता है। इसी आयोग का नाम होता है सरकारीय आयोग। सरकारीय आयोग की रिपोर्ट आती है 1988 में और उसी के बाद इसकी रिपोर्ट के आधार पर पहली बार 1990 में क्या किया जाता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद एक अनुशंसात्मक इकाई है। ऐसे विषयों की जांच या चर्चा के लिए इसको अधिकार दिए गए जिनमें कुछ या सभी राज्य या केंद्र या एक से अधिक राज्य के समान हित हैं, एक जैसे हित हैं, तो इसकी जांच करना। ये अनुशंसात्मक रिकमेंडेटरी है क्योंकि इसकी सिफारिशों को मानना केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, बाध्यकारी नहीं होता। इसके अध्यक्ष आपके कौन होते हैं, पीएम साहब होते हैं। और इसके अलावा सभी राज्यों के, आगे यहाँ देखिएगा, इसके अलावा सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की जहां विधानसभा उसके सीएम शामिल होंगे, सभी सीएम शामिल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है वहां प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उनको शामिल किया जाता है। राष्ट्रपति शासन वाले, कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगा है तो राज्यपाल वहां देखता है, तो राज्यपाल को शामिल किया जाता है। राज्यपाल केंद्रीय मंत्रिमंडल में 6 जो कैबिनेट मंत्री हैं, 6 कैबिनेट मंत्री को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, 6 कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। तो आपका ये अंतर्राज्यीय परिषद हो गया। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदों का भी क्या किया गया, क्षेत्रीय परिषदों का भी क्या किया गया, जोनल काउंसिल का भी गठन किया गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जहां अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान में किया गया वहीं पर क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख कहीं किसी आर्टिकल में नहीं किया गया, बल्कि पार्लियामेंट के राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 बनाया गया उसी के अंतर्गत सबसे पहले 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। तो 5 क्षेत्रीय परिषद समझ लेते, पहले मैप बना ले। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका सेंट्रल हो गया। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद हो गई, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद हो गई, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद हो गई, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद हो गई, और ये आपका केंद्रीय या मध्य, आपकी सेंट्रल या मध्य क्षेत्रीय परिषद हो गई। तो इनमें आपका ये आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया और ये 5 शुरू में बनाई गई थी। उसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1971 बनाया जाता, पारित किया जाता, उसके माध्यम से आपकी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का भी गठन किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका सिक्किम इस शामिल है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य इसमें शामिल किए जाते। कुल मिला के वर्तमान में टोटल क्षेत्रीय परिषद कितनी, 6, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो होम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब समझ लेते हैं कौन उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में, देख लेते हैं कौन कौन राज्य आते हैं। तो जाहिर सी बात है आपका जम्मू कश्मीर आपका आता है, जम्मू कश्मीर को शामिल किया जाता। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ध्यान से समझिएगा। हरियाणा, जम्मू कश्मीर के नीचे उतरिए, हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा। फिर आपका पंजाब और हरियाणा ये आते हैं। एनसीआर दिल्ली को शामिल किया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ है वो भी इसका आपका उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल होता है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तरी के बाद दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, ये आपका सबसे नीचे वाला जो ये इसमें देखिए। तो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, 3 तो ये राज्य आप एक साथ याद रखिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना वो, और एक केंद्र शासित प्रदेश से दक्षिण में आता है पुडुचेरी, उसको शामिल किया जाता है, उसको पुडुचेरी को शामिल किया जाता। तो आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को शामिल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद को किस के अंतर्गत कौन कौन राज्य आते हैं? जाहिर सी बात है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश से निकल ही चुके हैं। तो बचा कौन इधर? आपका गुजरात बचा, क्योंकि राजस्थान ऊपर वाले में उत्तरी में आ गया, तो ये पश्चिमी में आपका गुजरात बचा। गुजरात के नीचे पहुंचे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के नीचे गोवा, और गोवा के बाद केंद्र शासित प्रदेश जो आपका दादरा एवं नगर हवेली व दमन दीव को इसमें शामिल किया जाता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव को शामिल किया जाता है। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात कर लेते हैं। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद आपकी बिहार से चालू होती, तो इनमें कौन कौन है? बिहार के बगल आपका है झारखंड, और झारखंड के बगल है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के नीचे है उड़ीसा। तो इतने को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बिहार,
झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपका उड़ीसा 4 हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में आपके कौन है, आपके कौन है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर आपका मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। इतने को शामिल किया जाता है, इतने को शामिल किया जाता है इसमें मध्य क्षेत्रीय परिषद में। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड को शामिल किया जाता, 4 राज्य इसमें है। तो इस प्रकार आपके 5 क्षेत्रीय आपकी परिषदें हैं। तो यूपी अपना किस में आता, मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। फिर आगे यहाँ लिखा है, ये देख लीजिए काम का है, केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री 1 वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर उपाध्यक्ष सीएम होते हैं। मान लो मध्य क्षेत्रीय परिषद है तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में हमने कहा यूपी आएगा, यूके उत्तराखंड आएगा, मध्य प्रदेश आएगा और इसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश के बाद आपका चौथा छत्तीसगढ़ आएगा। तो इन्हीं में बारी बारी से सीएम क्या होते हैं, रोटेशन के आधार पर 1 वर्ष के लिए क्या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाते। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में हर राज्य के 2 अन्य मंत्री, यानी हर राज्य जितने 4 मान लो, जैसे ये मध्य वाले में है एमपी, यूपी के बाद यूके, उत्तराखंड और आपका छत्तीसगढ़, तो प्रत्येक राज्य के 2 अन्य मंत्री सदस्य भी इसके होते हैं। इसके क्या, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के हर राज्य के 2 जो आपके मंत्री होंगे इसके सदस्य के रूप में बनाए जाते हैं। सदस्य राज्य के मुख्य सचिव जो होते हैं, राज्य के जो आपके मुख्य सचिव होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, वार्षिक रोटेशन के आधार पर क्षेत्रीय परिषद के क्या होते हैं, सचिव होते हैं। तथा अन्य विकास अधिकारी या विकास आयुक्त जो होते हैं, तथा योजना आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति, यानी 2 यहाँ इधर भी होगा, एक विकास अधिकारी या विकास आयुक्त होगा, दूसरा योजना आयुक्त द्वारा नामित एक आपका व्यक्ति क्षेत्रीय परिषद के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए सलाहकार भी, एडवाइजर भी नियुक्त किया जाता है। तो ये आपकी व्यवस्था क्षेत्रीय परिषदों की गई है। अब यहाँ देख लेते हैं, राज्यों की बात करते हैं। तो हमने कहा था जो व्यवस्था केंद्र पर की गई है, तो केंद्र के स्तर पे हमने कहा आपका राष्ट्रपति होगा, ध्यान समझिएगा। और राष्ट्रपति के साथ आपका राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए किसकी व्यवस्था की गई थी, तो आपका यहाँ मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री। यही रिलेशन आप देखोगे राज्यों के स्तर पर बिल्कुल एक जैसी है। तो यहाँ पर आपका कौन होता है, राज्यपाल, और राज्यपाल को परामर्श एवं सहायता देने के लिए कौन होते हैं, सीएम साहब। और सीएम साहब के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है। तो हमने कहा था एक के आर्टिकल आप अच्छे से याद कर लीजिए, दूसरे आर्टिकल आपको बिल्कुल कुछ करना नहीं है। तो यहाँ राज्य की कार्यपालिका की हम बात कर लेते हैं। तो पहले यहाँ समझ लेते हैं क्या क्या व्यवस्था है। तो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद शामिल होती है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए की जाती है। ध्यान से समझिएगा। तो आपका इसके आर्टिकल हमने कहा था भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आपका किस आर्टिकल में बात की गई, आर्टिकल 152 में, 52 में केवल बात की गई है। आर्टिकल 52 में कहा गया भारत का केवल एक राष्ट्रपति होगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, 52 को आपको क्या मान लेना है, 152 मान लेना है और 1 प्लस कर देना, तो आपका कितना हो जाएगा, 153। यही व्यवस्था कहाँ की गई, राज्यों के स्तर पर। या अनुच्छेद 153 में कहा गया प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। हालांकि 7वां संविधान संशोधन 1956 में लाया गया और ये कहा गया एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। लेकिन अनुच्छेद आपको बिल्कुल राष्ट्रपति से कोरिलेट करके याद रखना। तो वहाँ कहा गया कि आपका प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 153 में। फिर हमने कहा था यहाँ अनुच्छेद आपके किसमें, 53 में आपको बताए थे। 53 में कहा था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्यपालिका का संविधान के हिसाब से मुखिया होता है। ये बात आपके आर्टिकल 1 यानी 53 में की गई। तो हमने कहा 53 को मान लीजिए 153 और प्लस 1 कर दीजिए, तो आपका आर्टिकल बन जाएगा 154। और यही व्यवस्था राज्यों के स्तर पर आर्टिकल 154 में क्या की गई, और कहा गया आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, गवर्नर साहब या राज्यपाल होते हैं। कौन होंगे, राज्यपाल होंगे। तो वहाँ पर भी यही व्यवस्था की गई है।
अब आइए, अब यहाँ 155 अनुच्छेद आपकी 155 आपको ध्यान रखना, 155 ये भाग 6 चल रहा है, भाग 6 में आपकी राज्य की कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है, भाग 5 में केंद्र वाली है। तो अनुच्छेद 154 तक हो ही चुका है। 155 ये ध्यान रखिएगा 5 आया है, तो ध्यान रखिएगा इसमें ये अलग है। 155 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 155 में कहा गया कि जो राज्यपाल होंगे, राज्यपाल की नियुक्ति, ध्यान समझिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती, और राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद ही आपका राज्यपाल धारण करता है। तो ये आपकी 155 में बात की गई। अब हम आगे बात कर लेते हैं आर्टिकल यहाँ आपका 56 में राष्ट्रपति के पदावधि बताई गई कि जिस दिन से वह शपथ ग्रहण धारण करेगा उस दिन से उसका कितना होगा, तो यहाँ बात की गई है कि वो 5 सालों तक अपने पद पर पदावधि बना रहेगा अगर वो हटाया नहीं जाता। तो सेम बात आपकी यहाँ 156, अब इसमें प्लस प्लस कुछ नहीं करना, 156 में सेम बात आपकी किसके लिए की गई है, तो 156 में यानी राज्यपाल को कहा गया समानता वो 5 वर्ष यानी क्या करता, पद पर बना रहता, लेकिन गवर्नर 5 साल के पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे करके अपना पद खाली कर सकता है, रिजाइन दे सकता है। तो 156 आर्टिकल ये बात की गई। 156 के बाद आगे आइए, आर्टिकल 58 में हमने राष्ट्रपति कुछ आपका इसमें जो पॉइंट बता रहे ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के लिए अर्हता के संबंध में बताया था कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो हमने कहा 58 को अब अर्हता ये राष्ट्रपति की है, तो राज्यपाल की भी कोई अर्हता होगी, तो वही राज्यपाल की अर्हता की बात किस आर्टिकल में की गई, तो 158 इसको मानिए, और 158 मान करके आपको करना कुछ नहीं है, इससे एक माइनस कर देना, तो आपका आर्टिकल निकल के आ जाएगा 157। अब एक माइनस करना, 157 आर्टिकल निकल के आ जाएगा। 157 आर्टिकल में क्या कहा गया, राज्यपाल की अर्हता की बात की गई कि राज्यपाल उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो भारत का नागरिक हो और दूसरा 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, तो राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष की आयु की बात की गई है। तो आपका 100 अगला हम देखें कि राष्ट्रपति के आर्टिकल 59 में हमने आपको बताया था उसकी शर्तें की, टर्म्स एंड कंडीशन की कुछ बात की गई है कि वह लाभ का पद न धारण करता हो, वही कंडीशन आपकी ध्यान दीजिएगा। 100 अब आपको राज्यपाल का निकालना, तो 159 मान के एक माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 158 आ जाएगा। कितना आर्टिकल आ जाएगा, 158 आपका, ये आपका एक माइनस करना है तो आपका कितना 158 आ जाएगा। तो ये राज्यपाल के लिए शर्तें, वो भी लाभ का पद नहीं धारण करना चाहिए, ये बात किसमें कही गई है, ये बात आपका राष्ट्रपति के आर्टिकल 158 में कही गई है, 158 में कही गई है। 158 के बाद फिर हमने कहा था कि राष्ट्रपति शपथ लेता है, राष्ट्रपति की शपथ की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें कहा गया, तो राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख हमने कहा था 60 में किया गया, तो हमने कहा इसको 160 मान लीजिए, फिर एक माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 159। तो सेम प्रोसेस यानी किसकी की गई, राज्यपाल के शपथ की प्रक्रिया का उल्लेख यानी किसमें किया गया, अनुच्छेद 159 में किया गया, और एक कहा गया 159 में राष्ट्रपति क्या, वो राज्यपाल क्या शपथ लेगा, इसको शपथ कौन दिलाता है, तो इसको शपथ जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगला हम समझ लेते हैं, नियुक्ति तो आपका हालांकि राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ आपका हाई कोर्ट का, जिस राज्य का वो राज्यपाल बनाया जाना है उसका मुख्य न्यायाधीश आपका शपथ दिलाता है। अगला आपका अनुच्छेद 160, 55 पे पहला ब्रेक लगा था, अगला ब्रेक आपका अनुच्छेद 160 पे लगना चाहिए। तो 155 में बताए थे राष्ट्रपति की नियुक्ति गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, यही आपका 160 में अगला ब्रेक लगाना है। 160 में किसकी बात की गई, अनुच्छेद 160 में कहा गया कि जो गवर्नर होंगे, गवर्नर कुछ आकस्मिकताओं की परिस्थिति में गवर्नर के कार्यों का निर्वहन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ऐसी परिस्थिति में कर सकता, 160 में बात कही गई है। अब आइए आपका 72 आगे की प्रक्रिया समझिए। 72 में हमने आपको बताया था किसके, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया है।
तो 72 को 172 मान लेना। अब आगे का जो आपको क्या करना है, जो प्रोसेस बता रहा है इससे ध्यान रखिएगा, कोई आर्टिकल नहीं बोलो, 11 सबसे माइनस कर देना तो कितना आया 161। 161 में आपकी क्या बात की गई है, राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। 161 आ गया। अब आपको 162 आपको अलग से ध्यान रखना, और 162 में क्या बोला गया कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी इसको एक्सटेंड किया जा सकता, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या किया जा सकता, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जा सकता है। ये आपका आर्टिकल 162 में बात बोली गई, और यही 2019 के जरा पेपर उठा के देखिएगा, यही आर्टिकल 162 पूछा गया था आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में आर्टिकल 162 पूछा गया था। अब आप आगे आपके कुछ करने नहीं, आगे सबसे आसान है याद रखना। कैसे, तो कुछ आपको 170 तक की हम यात्रा आज करवा ही देते हैं तो आपका याद हो जाएगा। अब आइए आर्टिकल ध्यान से समझिएगा, वहाँ 74 की बात, 162 तक हो गया, यहाँ 74 में क्या कहा गया, यानी राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्र परिषद होगी, और उस मंत्र परिषद का मुखिया पीएम होगा, और इसको 74 को 174 मान लीजिए, 11 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 163। सेम एज यहाँ किसको कहा गया, यानी जो गवर्नर होगा, गवर्नर को सलाह देने के लिए एक मंत्र परिषद होगी, सलाह एवं सहायता देने के लिए, जिसका मुखिया यहाँ पर क्या कहा गया, सीएम होगा। तो ये आर्टिकल 163 में बात की गई। फिर आपका 75 में हमने क्या कहा था, 75 में कहा था कि पीएम की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, और प्रेसिडेंट के यानी पीएम सलाह देगा प्रेसिडेंट के, उसी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी, यानी राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। सेम एज व्यवस्था यहाँ पर किसके लिए की गई है। अब 175 मानिए, 11 फिर माइनस कीजिए, 164 आ जाएगा। 164 में कहा गया कि गवर्नर यानी गवर्नर के द्वारा सीएम की नियुक्ति की जाएगी, और सीएम जिसको सलाह देगा अन्य व्यक्तियों की, मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर करेगा। तो ये आपका 164 आर्टिकल तक पहुंच गए। फिर आर्टिकल 76 में हमने कहा था भारत का क्या होगा, महान्यायवादी होगा, महान्यायवादी होगा। अब 176 मानिए, 11 फिर माइनस कीजिए तो आपका आर्टिकल 165 आएगा। 165 में कहा गया महाधिवक्ता होगा। कौन होगा, राज्यों में महाधिवक्ता होगा, महाधिवक्ता होगा। यहाँ कहा गया था इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, यहाँ बोला गया महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के गवर्नर के राज्यों के गवर्नर के द्वारा की जाएगी, और गवर्नर के ही प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। तो ये आपका 165 में बात की गई। आगे आते हैं 77 में हमने कहा था 77 समस्त यानी समस्त कार्यपालिका के कार्यों का संचालन किसके नाम से किया जाएगा, प्रेसिडेंट के नाम से किया जाता। तो 177 मानिए, फिर 11 माइनस कीजिए तो आपका 166 आ जाएगा, 166। इसमें कहा गया राज्य की कार्यपालिका के समस्त कार्यों का संचालन किसके नाम से किया जाता है, तो गवर्नर साहब के नाम से किया जाता है। ये 166 में इसकी बात की गई है। अगला हम बात करते हैं 78 की बात करते हैं। तो 78 में हमने कहा था प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कुछ कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, तो इसको 178 मानिए, 11 फिर माइनस कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 167। 167 में आपकी किसकी बात की गई है, 167 में कहा गया है, ध्यान से समझिएगा 167 में क्या बात की गई, 167 में कहा गया है कि यहाँ सीएम का कर्तव्य होगा कि वह राज्यपाल के प्रति जवाबदेही हूँ, उत्तरदायी हूँ। तो इसकी बात 167 में की गई। फिर हमने कहा था, आगे समझिएगा 79 में हमने कहा था किसकी संसद की चर्चा की गई है, तो वहाँ फिर आपका 179 मानिए, 11 माइनस कीजिए तो 168। 168 में किसकी बात की गई, तो 168 में यहाँ बात की गई है कि आपका क्या होगा, आपकी राज्य विधान यानी विधायिका होगी, राज्य विधायिका होगी, राज्य विधानसभा नहीं, राज्य विधायिका इसको कहा गया, राज्य विधायिका होगी। और राज्य विधायिका में विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी, विधान परिषद होगी, और तीसरा गवर्नर साहब को मिला करके ये आपकी बनेगी। ये आपकी 168 में बात की गई। फिर हमने कहा था, कंपेयर करते चले आओ, 80 में कहा था राज्यपाल की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया, यानी राज्यसभा की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया। 250 से मिलकर बनेगी। 180 मानिए तो आपका
सभा का मतलब उच्च सदन, तो यहाँ पर उच्च सदन राज्यों में कौन होगा, विधान परिषद होगी। और विधान परिषद का इससे फिर 11 माइनस कीजिए 169, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका क्या 169 में क्या बोला गया, 169 में बोला गया विधान परिषद का गठन किया जाएगा, विधान परिषद होगी, तो विधान परिषद का उल्लेख किया गया। फिर आपका आगे आइए 80 के बाद 81 में आइए, 81 में यहाँ लोकसभा की संरचना की बात की गई, तो यहाँ आपको फिर 181 मानिए, 11 माइनस कीजिए तो आपका 170 हो जाएगा। 170 में किसकी बात की गई, यहाँ पर विधानसभा की बात की गई, विधानसभा की संरचना की बात की गई। किसी भी हालत में 60 से कम मेंबर इसमें नहीं होंगे और 500 से ज़्यादा इसमें मेंबर नहीं होंगे विधानसभा में। ये बात किसमें की गई है, आपके यहाँ पर की गई है। तो आपका विधानसभा में की गई और आर्टिकल 170 में बात की गई है। तो यहाँ तक का आपकी यात्रा 170 तक पहुँचा दिए। अब आपके कोरिलेशन के साथ आर्टिकल पूरे याद हो गए होंगे, ऐसे याद करोगे यकीन मानिए ज़िंदगी में आप कभी भूलोगे नहीं। आगे आइए अब इसमें यहाँ तक हमने बता दिया था। देखो अब राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती। 35 वर्ष की से अधिक आयु वाले भारतीय नागरिक को इस पद पर नियुक्त किया जा सकता। राज्य की कार्यपालिका के सारे अधिकार राज्यपाल में निहित होते, यानी उसी के नाम से सारे काम किए जाते हैं। आगे देखो सारा कुछ पीछे आर्टिकल बता चुके, तो आर्टिकल फिर से रिपीट नहीं करते। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को उनके कार्यों में सलाह सहायता देती है, सिवाय उन मामलों में जहाँ संविधान के तहत उन्हें कुछ कार्य अपने विवेक के अनुसार भी करना बताया गया। जैसे नागालैंड के मामले में कहा गया अनुच्छेद 371 का के अंतर्गत क्या कहा गया कि वह कानून व्यवस्था के बारे में उसको विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। यद्यपि कानून व्यवस्था संबंधी मामलों में उनके लिए मंत्रिपरिषद से परामर्श करना जरूरी होता, फिर भी वह कार्रवाई के बारे में अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र है, यानी 371A। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात की गई और ये 371 जा में ये आपका उल्लेख किया गया अरुणाचल प्रदेश के बारे में। यहाँ भी कानून व्यवस्था बनाने के लिए राज्यपाल को विशेष दायित्व सौंपा गया है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्रवाई के संबंध में अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, किंतु ये सभी व्यवस्थाएं अस्थायी हैं, टेम्पोररी हैं, कुछ समय के लिए। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट या किसी अन्य आधार पर संतुष्ट हो जाएं कि कानून व्यवस्था के मामले में राज्य के विशेष दायित्व सौंपना अब आवश्यक नहीं, तो वह आदेश जारी कर ऐसे निर्देश दे सकते हैं कि अब आपको विशेष उत्तरदायित्व नहीं दिए जाते हैं। इसी प्रकार आपका 6ठी अनुसूची है और 6ठी अनुसूची में आपको ATM याद रखना। ATM जाती ही हो, ATM में क्या करने जाते हो, ATM में पैसा निकालने। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्यों के बारे में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति इलाकों में लागू होने वाली 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में दिए गए उल्लेख के अनुसार जिला परिषद और राज्य सरकार की भी रॉयल्टी के बंटवारे, यहाँ रॉयल्टी का बंटवारा होता, तो रॉयल्टी के बंटवारे संबंधी मामलों में राज्यपाल को अपने विवेक का इस्तेमाल करने का अधिकार है। तो इनमें आपका रॉयल्टी से संबंधित मामला है, जबकि आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में हमने देखा भी कि किसका मामला था, कानून व्यवस्था का। तो यहाँ रॉयल्टी के बंटवारे में विशेष दायित्व सौंपा गया। 6ठी अनुसूची में मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को दिसंबर 1998 से लागू सभी कार्यों कर लगाने और जिला परिषदों द्वारा गैर जनजातीय समुदाय से धन उधार देने के मामलों के अलावा में अपने विवेक का इस्तेमाल करने का अतिरिक्त अधिकार मिले हुए है। सिक्किम के राज्यपाल को भी शांति व्यवस्था, वहाँ पर सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए विशेष दायित्व सौंपा गया। तो सिक्किम के लिए शांति व सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया। सभी राज्यों को अपने ऐसे संवैधानिक कार्य करते समय, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति और राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की रिपोर्ट भेजते समय अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृति देने संबंधित मामलों में अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है। तो ये आपकी थी। अब मंत्रिपरिषद देख लेते, तो हमने अभी बताया मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता, राज्यपाल के द्वारा की जाती, और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद जो होगी वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ये यहाँ पर बात की गई। अब विधानमंडल की बात कर लेते हैं। तो विधानमंडल की बात की गई, राज्य विधायिका या विधानमंडल। प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होता है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल के अतिरिक्त या 1 या 2 सदन होते, यानी आपकी विधानसभा होगी और दूसरा आपका क्या होगा, विधानमंडल में आपका विधान
परिषद होती है। तो 2 सदस्य आपके इसमें होते हैं जिन्हें विधान परिषद व विधानसभा कहते। शेष राज्यों में विधानमंडल केवल एक सदन होता है जिसे विधानसभा कहा जाता। किसी राज्य में वर्तमान विधान परिषद को समाप्त करने या जहां वह नहीं है उसे बनाने के लिए यदि संबंधित विधानसभा प्रस्ताव पारित करे तो संसद कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था कर सकती है। और ये बात किसमें की गई, 169 आर्टिकल में, विधान परिषद का सृजन उत्साधन, ये सब आपका 169 में ऐसी बात की गई है। अब विधान परिषद की बात आई है तो प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा, मान लो राज्य की विधानसभा, ध्यान से समझिएगा, विधानसभा की कितनी संख्या हो सकती है, यहाँ से भी क्वेश्चन, न्यूनतम 60 और मैक्सिमम कितनी हो सकती, 50। अब मान लो यूपी है, यूपी में विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 404। अब विधान परिषद में कितनी होगी, तो साफ साफ बोला गया कि 404 का कितना निकाल दो, 1/3, 1/3 क्या होगी, इसके मेंबर विधान परिषद में होंगे, विधान परिषद में होंगे। तो ये आपका ध्यान से समझिएगा, 1/3 होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। 1/3 से यानी 1/3 से अधिक तथा किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। विधान परिषद में 40 से आपका किसी स्थिति में कम नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए अपवाद रखा गया क्योंकि वहाँ 36 विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है। अब इसमें जो चुनाव होता है उसको हम समझ लेते हैं कैसे कैसे आपका विधान परिषद, यहाँ हम बहुत कन्फ्यूज होते हैं। हम का मतलब आप लोग कन्फ्यूज होते होंगे कि ये काफ़ी आपका, तो ध्यान से समझिएगा, हमने ये 3 भागों में बांटा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब 1/3 वाला ये लास्ट वाला भूल जाइए, पहले 1/3 की एक कहानियाँ हम समझते हैं। कुल मिला के एक पूरा हो जाएगा, ये निर्वाचन जो होता है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 भागों में आप इसको बांट लीजिए। बिल्कुल लेमैन की भाषा में आपको समझना और दिमाग को उलझाना नहीं। अगर उलझाओगे तो आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तो जैसे आपका ये क्वेश्चन तुरंत आपका सही हो जाएगा। तो पहले हम 1/3 की बात कर लेते हैं। तो 1/3 का यानी कौन निर्वाचन करेंगे, तो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कौन करते हैं, तो विधानसभा के सदस्य निर्वाचन करते हैं। जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा विधान परिषद में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह इसका मतलब एमएलए निर्वाचन करते हैं, कितने का, 1/3 सदस्यों का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई भी एमएलए को नहीं बनाया जा सकता। अगर एमएलए है तो एमएलसी नहीं बन सकता। तो ये एमएलए चुनाव करते हैं 1/3 सदस्यों का विधान परिषद में। जो विधानसभा के उस राज्य के निर्वाचित जो एमएलए होंगे वो 1/3 सदस्यों का क्या करते, निर्वाचन करते। तो 1/3 ये आपका क्लियर हो गया। अब अगला जो हमने लिखा था 1/3 उसको समझ लेते। अगले 1/3 का निर्वाचन कौन करते हैं, तो नगर पालिका है, नगर पालिका के सदस्य, ध्यान से समझिएगा, नगर पालिका के सदस्य। और दूसरे कौन है, जिला बोर्ड हैं, जिला बोर्ड के सदस्य, या इसी प्रकार के अन्य जो निकाय हैं उनके सदस्य क्या करते हैं, 1/3 सदस्यों का, अगले जो विधान परिषद के 1/3 सदस्य होंगे उनका क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। कुल मिला के अब हमारे पास दो, हमने 1/3 भागों में बांटा था, तो 2 1/3 निपटा दिए। अब लास्ट बचता है 1/3। अब 1/3 को हम समझ लेते हैं, तो इसको हम 1/12 प्लस 1/12 पहले करते हैं। तो 1/12 को अगर हल किया जाए तो ये कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कीजिए, 2/12 आ जाएगा, काटिए, 2 छंग 12, 1/6 आया कि नहीं आया, 1/6 आ गया। तो इसका मतलब 1/12 प्लस 1/12 को ऐड किया जाए तो 1/6 आ रहा है। तो अब 1/3 जो बचा है इसी में खेला है सारा, तो 1/3 का हम खेला खेलते हैं, तो खेला क्या खेला जाता है अगला। तो अब यहाँ से समझिएगा, 1/12 सदस्यों का मनोनयन है। ऐसे अध्यापक जो 3 साल से क्या कर रहे हैं, अध्यापन काम कर रहे हैं, उनको अध्यापन करते हुए 3 साल हो गया है, वो क्या करते हैं, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। आप कहोगे इसमें कौन अध्यापक शामिल होंगे, क्या प्राइवेट वाले, क्या प्राइमरी वाले, नहीं,
माध्यमिक स्तर की शिक्षा संस्थाओं में कम से कम कितने साल से अध्यापक आप हो? 3 साल से हो। वो भी आपका कौन? माध्यमिक स्तर की संस्थाओं में 3 वर्ष से काम कर रहे हो, अध्यापन कार्य कर रहे हो। सभी अध्यापक इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो वो अध्यापक क्या करते हैं? यानी 1/12 सदस्यों का मनोनयन आपका निर्वाचन करते हैं। अगला जो 1/12 सदस्य बचा, तो ये आपका 1/12 सदस्य ये कौन करते हैं? ये आपका जो स्नातक की उपाधि ले लिया है, ऐसे छात्र जो स्नातक की उपाधि ले लिए हैं और उनको ग्रेजुएट हुए कम से कम 3 साल हो गया है, 3 साल आपका ग्रेजुएट हो गया, तो वो 1/12 सदस्यों का क्या करते हैं? मनोनयन, वो निर्वाचन विधान परिषद के सदस्यों करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हमने क्या कहा था कि ध्यान से समझिएगा, 1/12 प्लस 1/12 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 2/12 आ जाएगा। इसको काटिए तो एक कितना बच जाएगा? 1/6 आ जाएगा। इसका मतलब 1/6। अब बचा कितना? तो एक यहाँ और समझिएगा, 1/6 प्लस 1/6 करें तो इसको हल करें 2/6 आएगा, तो 2 तिया 6 यानी 1/3। 1/3 ये बिल्कुल आ जाएगा। यही 1/3 हमारे पास यानी निर्वाचित होने के लिए सदस्य बचे थे। तो इसका मतलब 1/6 1/12 प्लस 1/12 हमने आपका 3 साल के अध्यापन करने वाले छात्र अध्यापकों से व 3 साल के ग्रेजुएट वाले उनसे निपटा दिए। अब बचा हमारे पास केवल 1/6 बचता है और इन 1/6 का निर्वाचन नहीं होता। 1/6 का क्या होता है? मनोनयन होता। इन मनोनयन कौन करता है? इनका मनोनयन गवर्नर के द्वारा किया जाता। किन क्षेत्रों से? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन जैसे क्षेत्रों से। यानी 1/6 यहाँ 12 नहीं है राज्यसभा की तरह, यहाँ 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो ये आपका तरीका था। और कुल मिला के 1/6 प्लस 1/6 करोगे तो पहले 1/6 ये 1/3 लिखे 1/3 और प्लस 1/3 और 1/3 को हमने इस प्रकार बांटा था 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6। यही तो व्यवस्था थी। ऐसे आप याद रखिए तो आपका कभी ना तो आप कन्फ्यूजन होगे और ना ही कभी आपका क्वेश्चन गलत होगा। अब 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6 को हल करोगे 1/3 आ जाएगा और 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इन तीनों को हल करोगे तो एक आपका हो जाएगा। पहले हमने कहा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एमएलए करते हैं। फिर अगले 1/3 का कहा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन आपका नगर पालिका, जिला बोर्ड तथा इसी प्रकार की अन्य स्थानीय निकायों के द्वारा जो सदस्य होते हैं वो करते हैं। अगला हमने कहा 1/12 सदस्यों का जो आपका निर्वाचन होता है वो निर्वाचन माध्यमिक स्तर की संस्थाओं में 3 साल से अध्यापन कार्य कर रहे अध्यापकों के द्वारा किया जाता। फिर हमने कहा 1/12 जो अन्य बचेंगे यानी 1/12 सदस्यों का विधान परिषद का निर्वाचन 3 साल से जो ग्रेजुएट कम से कम 3 साल ग्रेजुएट हुए उनको हो गया। ऐसे स्नातक करते हैं, स्नातक प्राप्त यानी उपाधि वाले व्यक्ति करते हैं। तो आपका ये आपका 1/12 होगा। फिर हमने कहा 1/6 सदस्यों का क्या किया जाता? निर्वाचन नहीं होता। भारत के राज्य के राज्यपाल के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारी आंदोलन से क्या किया जाता है? तो सहकारी आंदोलन से आपका मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता। तो इस प्रकार आपकी ये प्रोसेस अब आपको समझ में आ गई होगी। आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। हमने पूरा प्रयास लगा दिया इसको आपको समझाने में। अब यहाँ विधानसभा है तो किस राज्य की विधानसभा में वही बताया अधिकतम 500 और कम से कम 60 सदस्य होंगे। संविधान के अनुच्छेद 371 के अनुसार छः के अनुसार यानी छः के अनुसार छक की आप ऐसे याद रख सकते हो। तो 371 6 के अनुसार सिक्किम अपवाद है, यहाँ पर मात्र कितने हैं? 32 सदस्य को इसमें शामिल किया गया। इसका कार्यकाल आपका वैसे कितना 5 साल होता है और विधान परिषद का इसका 6 साल होता है। और प्रत्येक आपका कितने आपके ध्यान दीजिएगा 1/3 सदस्य जो विधान परिषद के होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे वो रिटायरमेंट लेते रहते हैं। तो ये आपका विधान परिषद का 5 साल होता है, ध्यान रखिएगा।
अगला आते हैं अधिकार एवं कार्य हैं। तो यहाँ अधिकार एवं कार्य की बात इसमें की गई है। तो अधिकार एवं कार्य आपका वही है कि आपका जो आपकी विधान परिषद होती है उसको कोई आपका नहीं सौंपा गया, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ इसको विधान परिषद के पास नहीं है। अगर कोई वित्त विधेयक है तो ये लोकसभा से विधानसभा से पारित होके जब विधान परिषद में जाएगा, यहाँ वित्त विधेयक या धन विधेयक की बात नहीं की गई, यहाँ वित्त विधेयक की बात की गई, वो 14 दिन तक केवल रोक सकते है विधान परिषद। अगर वो यानी सहमति दे या न दे, 14 दिन बाद उसे विधान परिषद से स्वतः पारित मान लिया जाता है। आगे समझ लेते हैं विधेयकों को रोके रखना ये कौन काम करता है। ये भारत का राज्यपाल करता है। एक हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में क्या बात की गई? अनुच्छेद 200 में कहा गया कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसके लिए अगर कोई राज्यपाल के पास कोई आपका राज्य विधानसभा है पारित करके कोई सहमति यानी इसकी स्वीकृति के लिए, मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास कोई विधेयक भेजता है तो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए, स्वीकृति के लिए उसे रिजर्व आरक्षित कर सकता है। तो यहाँ आपका अनुच्छेद 200 है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, तो आपका राज्य विधानमंडल वित्त पर समान नियंत्रण रखने के अतिरिक्त कार्यपालिका के दिन प्रतिदिन के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए प्रश्नों, चर्चाओं, वाद विवादों, स्थगन, अविश्वास प्रस्ताव, संकल्प, ये सब शब्द रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका IAS 2018 का पेपर देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था 18 या 17 का। तो आपका चर्चा हुआ, प्रश्न हुए, चर्चा, वाद विवाद, स्थगन, अविश्वास प्रस्ताव, संकल्प इत्यादि के माध्यम से क्या करता है? प्रयोग यानी उपयोग किया जाता है। उनकी भी प्राकलन व लेखा समितियां होती हैं, सुनिश्चित करती कि विधानमंडल द्वारा स्वीकृत अनुदान का उचित उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, जैसे वहाँ होती थी। अब बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है, ना कि 9 है, क्योंकि दादरा दमन एवं नगर हवेली को एक साथ मिला दिया गया। तो 8 आपकी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 आपके हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों का शासन जो होता है वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। वह इस बारे में जहाँ तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से कार्य करता है। अब हम बात कर लेते हैं जरा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ये आपका भारत है, ठीक। तो ध्यान से समझिएगा, एक हो गया दिल्ली और दूसरी यहाँ आपकी हो गई पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी और साथ में इधर आपका ये छोटे छोटे द्वीप हैं, इसी को कहा जाता अंडमान एंड निकोबार। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली और पुडुचेरी और साथ जम्मू कश्मीर में अब हो जाएगा विधानसभा है और जिनमें से आपका दिल्ली एक ऐसा यूटीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका स्वयं का हाई कोर्ट भी है। तो आपका दिल्ली व पुडुचेरी ये दो हैं जिसको राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुच्छेद 54 के अंतर्गत इनको पार्टिसिपेट किया जाता। अभी आपका किसी ने याचिका दायर की, वो आपका RTI के तहत सूचना मांगी थी, क्या जम्मू कश्मीर को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया जाएगा, वहाँ भी विधानसभा है। तो ये अब वहाँ उसका जो रिप्लाई आया, अभी अस्पष्टता आई, उसमें कहा गया अनुच्छेद 54 आप देखिए वही व्यवस्था भी लागू होती। तो इसका मतलब जब तक आपका अनुच्छेद 54 में संशोधन नहीं होगा तब तक जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्पष्टता बनी रहेगी। तो आपका दिल्ली, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार यहाँ के, ध्यान दीजिएगा, यहाँ के प्रशासक को LG कहा जाता है। LG लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। जबकि यहीं आपका एक चंडीगढ़ आपका हो गया, चंडीगढ़ का जो प्रशासक होगा उसी को क्या कहा जाता? मुख्य आयुक्त कहा जाता। चंडीगढ़ के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता? मुख्य आयुक्त के नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़ का आपका प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता। अब बचा दादरा एवं नगर हवेली और दूसरा दमन दीव और तीसरा है लक्षद्वीप। इनके जो प्रशासक होते हैं इन्हीं को किस नाम से जाना जाता? इन्हीं को प्रशासक के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप प्रशासक के नाम से जाना जाता है। आगे आइए, अगला स्थानीय प्रशासन की बात की गई है। स्थानीय प्रशासन को समझ लेते हैं कि स्थानीय प्रशासन में क्या क्या बात की गई है। तो स्थानीय प्रशासन में ध्यान से समझिएगा, इसके लिए सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन लाया जाता है और 73वें संविधान संशोधन से ये आपका 1992 में आता है, 93 में लागू हो जाता है। चूँकि
ध्यान से समझिएगा, जो 73वां संविधान संशोधन आया था ये 24 अप्रैल को आया था और यही क्वेश्चन इस बार पीछे में पूछा भी गया था। इसलिए हर साल 24 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता, भी मनाया गया। स्वामित्व जैसे ऐप और ये स्कीम शुरू की गई, आप करंट में काफ़ी डिटेल डिस्कस की है तो वहाँ से आप देख सकते हो। इसके लिए आपका भाग 9 संविधान में शामिल किया गया। कौन सा भाग शामिल किया गया? 9। और एक अनुसूची 11वीं शामिल की गई और 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए और संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत कई आर्टिकल को शामिल किया गया। तो आर्टिकल जब आएगा तो हम वहाँ काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये यहाँ परिवर्तन किया गया। इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन आया और 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में आया। इसमें शहरी स्वशासन की बात की गई, यानी शहरी स्वशासन की बात इसमें की गई शहरों में। और इसके लिए आपकी 12वीं अनुसूची शामिल की गई और 12वीं अनुसूची में कितने 18 विषय शामिल किए गए और इसके लिए एक भाग 9 ये संविधान में शामिल किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन भाग 9 ये से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब उसी शहरी स्वशासन की यहाँ चर्चा की गई कि भारत में स्थानीय निकायों का लंबा इतिहास रहा है। सर्वप्रथम पूर्व प्रेसिडेंसी जो आपकी मद्रास है, मद्रास नगर निगम की स्थापना कब होती है? 1688 ईस्वी में की जाती है। 1688 में आप जानते हो इंग्लैंड की क्रांति भी होती है। और फिर 1726 में क्या किया जाता है? 1726 में यानी बॉम्बे व कलकत्ता प्रेसिडेंसी यानी की भी आपका प्रेसिडेंसी में नगर निगम की स्थापना की जाती है। भारतीय संविधान में संसद और विधानसभाओं में लोकतंत्र की रक्षा की विस्तृत व्यवस्था की गई है। तो आपका आगे फिर वही 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो ये 74वां संविधान संशोधन होता है इसके लिए संविधान में एक नया भाग 9 ये शामिल किया जाता है, ऐड किया जाता और इसे 1 जून, ध्यान दीजिएगा, 1 जून 1993 से इसे लागू कर दिया जाता है। 92 में पारित हुआ और 93 में लागू कर दिया जाता है। और 3 प्रकार की इसके जो लागू कर दिया जाता है तो इसमें आपका नगर पंचायत, नगर पालिका और आपका नगर निगम। नगर पालिका परिषद तो ये आपकी हायरार्की होती है, ध्यान समझिएगा। ये उल्टा बना दिए हैं, 1 मिनट, ऐसे बनाइए। तो ये सबसे नीचे जो सबसे ऊपर कौन होता है? सबसे ये नगर निगम होता है। ये आपका कौन होता है? नगर पालिका। नगर निगम के बाद आपका नगर पालिका परिषद होती है, नगर पालिका परिषद। तो ये आपका नगर पालिका परिषद की बात की गई, नगर परिषद की बात की गई। और ये सबसे लास्ट में नगर पालिका होती है, म्यूनिसिपैलिटीज। नगर निगम में म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, ये नगर पालिका होती है सबसे लास्ट वाली, नगर पालिका। तो आपका नगर पालिका, नगर परिषद और उसके बाद नगर निगम, ये आपकी तो तीनों अलग हैं, एक दूसरे में आपका ये हस्तक्षेप नहीं करती। तो ये ध्यान दीजिएगा, 3 टायर है एक होता है और 3 टाइप होता है। ये 3 टाइप की व्यवस्था है, 3 टाइप की व्यवस्था है क्योंकि एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। तो यहाँ पर लिखा भी है, देखिएगा, ताकि अन्य बातों के अलावा 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहा है, यहाँ ध्यान समझिएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र से शहर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत होगी। सबसे नीचे हमने नगर पंचायत का बनाया था, नगर पंचायत। छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद होगी, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद। और आपका बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम निर्धारित किया गया। नगर निगम निर्धारित अवधि की नगर पालिकाएं, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति, महानगर तथा जिला योजना समिति। यहाँ पर आपका महानगर भी होते हैं और महानगर के साथ साथ जिला योजना समिति का गठन भी किया जाता है। अब ऐसे पंचायतों में बात करें तो पंचायतों में अनुच्छेद 170 है। 70 एक ग्राम पंचायतों के गठन, यहाँ देखिए, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और उन्हें इस प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाएंगे ताकि एक स्वायत्त शासी यानी ऑटोनॉमस सरकार की इकाई के रूप में पंचायतें काम कर सकें। इसके लिए 73वां संविधान संशोधन लाया जाता है
1992 से और इसे 24 अप्रैल 1993 से हर हालत में लागू कर दिया जाता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए संविधान में एक भाग अभी बताए, भाग 9 शामिल किया जाता है और अनुसूची 11वीं अनुसूची शामिल की जाती और 11वीं अनुसूची में कितने 29 विषय रखे जाते हैं। अब इसमें समझिएगा, तो इसमें भी आपकी ये व्यवस्था की गई है। तो यहाँ आपका ध्यान समझिएगा, यहाँ गांव अथवा गांवों के समूह में ग्राम सभा होगी। एक गांव या कई गांवों को मिला करके क्या होता है, ग्राम सभा होगी। गांव अथवा गांवों के समूह में ग्राम सभा। ग्राम तथा अन्य स्तरों या स्तर पर, अन्य स्तर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी इस बार पीसीएस में पूछा गया था। ग्राम तथा अन्य स्तरों, चाहे ग्राम हो या अन्य स्तरों या स्तर पर पंचायतों का गठन होगा, ग्राम पंचायत। तो बीच में कौन होगी, ग्राम पंचायत होगी। उसके बाद आगे उस ग्राम तथा उसके बीच के स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए तथा इन स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों को सीधा चुनाव होगा। नीचे आपका सदस्य, यानी ये आपका ग्राम सभा के जो सदस्य अध्यक्ष हैं उनका सीधे चुनाव होगा, चुनाव किया जाएगा। और उसके बाद आपका ग्राम पंचायत, और इसी को अगला आपका क्या कहा जाता, क्षेत्र पंचायत बीच वाली को, और सबसे ऊपर आपका होता है जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और आपका जिला पंचायत, 3 प्रकार की यहाँ पर भी व्यवस्था की गई है। तो आगे क्या कहा गया, ध्यान से समझिएगा। ग्राम तथा उसके बीच के ग्राम और उसके बीच के सभी स्तरों पंचायतों की सभी सीटों के लिए इन स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों को सीधा चुनाव होगा, डायरेक्ट, यानी आम जनता करेगी। ऐसे स्तरों पर पंचायत सदस्यों और पंचायत अध्यक्षों, जो पंचायत सदस्य हैं यानी ब्लॉक क्षेत्र पंचायत वाले, और आपका पंचायत अध्यक्ष यानी बीच वाला, जो बीच वाला बनाए थे क्षेत्र पंचायत। तो ये पंचायत अध्यक्ष व पंचायत सदस्य के लिए जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होंगी। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें भी इसमें कहा गया आरक्षित होंगी, यानी SC ST महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। पंचायत के लिए 5 साल के कार्यकाल का निर्धारण करना और किसी भी पंचायत की बर्खास्तगी की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव करा लिया जाना, ये आपका इसमें बात कही गई है। अब भारत का निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं। तो भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना आप जानते हो 26 जनवरी 1950 को होती है, 1950 को की जाती। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, नई दिल्ली है। एक अस्थाई क्या है, स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, क्योंकि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया। इसके बारे में डिटेल से किसी दिन हमने करंट वाले वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा संसद यानी लोकसभा और आपका राज्यसभा, राज्य विधानसभा, केंद्र शासित विधान जहाँ आपका विधानमंडल हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का अधीक्षण करता, सुपरविजन करता, डायरेक्शन करता, कंट्रोल करता है। तो ये आपका सारे इसके पावर आपका अधीक्षण, नियंत्रण व निर्देशन के अधिकार दिए गए। निर्वाचन आयोग आम चुनाव तथा उपचुनाव दोनों के चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित करता, मतदाता सूचियां तैयार करता, उनका रखरखाव करता, समय समय पर उन्हें अपडेट भी करता है। उम्मीदवारों के नामांकन का पर्यवेक्षण सुपरविजन करता, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता, उम्मीदवारों, ध्यान दीजिएगा, उम्मीदवारों के धन एवं खर्च सहित चुनाव प्रचार की निगरानी करता, चुनाव की प्रक्रिया में मीडिया द्वारा कवरेज में सहायता करता, मतदाताओं को शिक्षित और जागरूक करने का काम करता, मतदान केंद्रों तथा बूथों की व्यवस्था करता, मतगणना तथा नतीजों की घोषणा की निगरानी रखता है, EVM मशीनों के जरिए मतदान करता है। हाल ही में प्रयोग के तौर पर वीवीपैट यानी वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसी को कहा जाता है वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल की शुरुआत की गई। निर्वाचन मतदान के समय फोटो पहचान पत्र, फोटो पर्चियों के वितरण के माध्यम से अनिवार्य पहचान पत्र का भी प्रावधान किया गया है। चुनाव संविधान के प्रावधानों के अनुरूप संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की सहायता किए जाते हैं। आगे समझिएगा, कानूनों की सहायता से किए जाते हैं। हाँ, प्रमुख कानून राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति चुनाव, इसके लिए अलग से है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाए गए हैं। सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग में पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश, ध्यान दीजिएगा, जो चुनाव चिन्ह आपको मिलता है इसी के अंतर्गत मिलता है, चुनाव चिन्ह
आपका आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 में निर्धारित मानदंड के आधार पर आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय तथा राज्य दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। यानी कौन राष्ट्रीय होगा कौन राज्य होगा, आपके उस वीडियो में आप पीछे के देखिएगा, काफ़ी डिटेल में बताए हैं। उसके बाद और आपका क्या करता है, राज्य स्तर पर चुनाव आयोग में पर्यवेक्षण आयोग का समग्र नियंत्रण राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के हाथ में होता है, जिसकी नियुक्ति आयोग द्वारा राज्य के वरिष्ठ लोक सेवकों में से की जाती है। तो ये सब चुनाव इसी के माध्यम से वो करवाता है। तो ये आपका चुनाव आयोग हो गए। तो इसके बाद आगे ये आपका चैप्टर इस प्रकार पूरा समाप्त होता है। काफ़ी लंबा चैप्टर था, काफ़ी हमने समझाने की बहुत कोशिश की, समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये वीडियो लंबा है, आप रुकिए, पानी पीजिए, रेस्ट कीजिए, आराम से पॉज कर करके इसको पॉज कर करके इस वीडियो को देखिए। इसी के साथ आपका ये आपका लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी